नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट लीगल में। मैं हूं आदित्य शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे कि स्कूल एजुकेशन में इसने हमको क्या दिया है, क्या मॉडिफिकेशंस की हैं, क्या नई चीजें जो इसमें लाई गई हैं। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि ये जो पॉलिसी है ये हायर एजुकेशन के लिए क्या लाई है, क्या मॉडिफिकेशन की है, क्या नई चीजें इंट्रोड्यूस की गई हैं और क्या उसके क्रिटिसिजम्स हैं इस पॉलिसी में। तो हम बात करते हैं कि पहले हम बात करेंगे कि एजुकेशन पॉलिसी के कुछ की पॉइंट्स कि मतलब ये कैसे स्पेशल है, क्या डिफरेंट है इस एजुकेशन पॉलिसी में। तो पहली चीज तो ये है कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये 34 इयर्स बाद कोई एजुकेशन पॉलिसी आई है हमारे देश में। तो इसको 21st सेंचुरी एजुकेशन पॉलिसी भी कहा जा रहा है। अब क्या है कि इसको ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये ड्राफ्ट जो की गई है उस कमेटी के जो हेड थे वो हैं हमारे फॉर्मर इसरो चीफ के कस्तूरी रंगन। तो इन्होंने इसमें जो पॉलिसी फ्रेम की है वो इनकी चेयरमैनशिप में इनकी हेड उसमें की गई है। अब इस पॉलिसी की जो मेन इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि इसमें जो पब्लिक स्पेंडिंग रेज करने की बात की गई है सेंटर और स्टेट की मिला के वो 6% ऑफ जीडीपी, जो कि बहुत होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है इसमें कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करने का प्रपोजल किया गया है। अब हम देखेंगे कि स्कूल एजुकेशन के लिए क्या की फीचर्स हैं इस एजुकेशन पॉलिसी के। तो पहली चीज क्या है कि इन्होंने बोला है कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर जो हमारी एजुकेशन है उसने इन्होंने बोला है कि हम एजुकेशन को, जो हमारी शुरुआती एजुकेशन है उम्र 3 साल की उम्र से लेकर क्लास 10 तक की, इसको हम यूनिवर्सलाइजेशन यानी कि हर एक बच्चे तक पहुंचाना है हमको ये एजुकेशन। कहां से? एज 3 से लेकर के क्लास 10 तक के बच्चों की। और ये एम कब तक इनको, ये अपना जो एम या गोल है इसको कब तक इनको पूरा करना है? बाय 2030। उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि एक नया नेशनल कैरिकुलर एंड पेडागोगिकल फ्रेमवर्क तैयार किया है। ये किसने किया है? ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के लिए किया गया है। पहली चीज तो अर्ली चाइल्डहुड केयर यानी कि आपके जो 3 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं, जो नर्सरी में एडमिशन होता है KG1 KG2 वाले और उससे आगे के भी थोड़े बहुत, तो उनके लिए ये किया गया है ये नया फ्रेमवर्क जो है। और ये किसने किया है? हमारे NCERT ने किया है। और कहां तक का है? हमारे 8 साल तक के बच्चों के लिए, 8 साल तक के बच्चों के लिए ये नया कैरिकुलर फ्रेमवर्क किया गया है। तो इसके बाद क्या है कि 5 साल तक की उम्र के लिए एक प्रिपरेटरी क्लासेस इन्होंने बनाई हैं कि भाई बच्चे को प्रिपेयर करना है आगे की पढ़ाई के लिए, जिसको ये लोग क्या बोल रहे हैं? बाल वाटिका। फिर ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई आप एजुकेशन तो दे रहे हैं साथ में, लेकिन जो बच्चा है उसकी हेल्थ का भी ध्यान हमको देना है। तो इस पॉलिसी में इन्होंने प्रपोज किया है कि भाई बच्चे का प्रॉपर न्यूट्रिशन, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसके लिए एक हेल्थ कार्ड इशू किया जाएगा। प्लस उसके रेगुलर हेल्थ चेकअप्स को भी फॉलो किया जाएगा। फिर उसके बाद ये जो इन्होंने अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात की है, तो इन्होंने इसमें एक मिशन अपना तैयार किया जिसको हम बोलेंगे नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अब फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी क्या मतलब है कि किसी भी बच्चे की एबिलिटी किसी भी चीज को समझने की और मैथमेटिकल चीजें करने की, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, है ना। मतलब किसी भी बच्चे की क्षमता को बढ़ाने के लिए किस चीज की क्षमता, कि वो गुणा भाग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, या बेसिक जो भाषा जो चीजें दी हुई हैं उनको समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। तो इनका जो ये मिशन है नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी जो है, ये इनको अचीव करना है हमारे कब तक? 2025 तक। और इसमें जो खास बात हमारे जो इस एजुकेशन पॉलिसी में स्कूल एजुकेशन के लिए लाई गई है वो ये है कि आपकी जो कोडिंग है और वोकेशनल इंटीग्रेशन है ये आपको क्लास 6 से ही देना चालू कर दिया जाएगा। कोडिंग यानी कि जो हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी C++ होता है या फिर IT से रिलेटेड जो नॉलेज होती है वो ये क्लास 6 से ही देना चालू कर देंगे ताकि ये आगे जाके हेल्पफुल रहे।
और ये इस पे क्यों फोकस किया जा रहा है, क्योंकि हम अभी का जो टाइम है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 का टाइम है, जिसमें यही चीज काम आने वाली है। कौन सी? जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गई, तो ये सारी चीजें जो हैं ये सब काम आएंगी हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 में। इसीलिए इन चीजों पे ज्यादा फोकस किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस एजुकेशन पॉलिसी में और क्या चीजें हैं। तो अब हम देखेंगे कि इन्होंने जो बोला है कि जो टीचर पीपल रेशियो है इसको हम 30:1 का एम लेके चल रहे हैं, लेकिन वहीं अगर कोई सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज एरिया है तो वहां पे हम ये रेशियो कितना रखेंगे? 25:1। इसका मतलब क्या है कि अगर हम नॉर्मल बात करें तो 30 बच्चों पे एक टीचर, वहीं अगर आप सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज एरिया की बात करेंगे, ऐसे इलाके जो कि पिछड़े हैं, तो अगर हम ऐसे इलाकों की बात करेंगे तो वहां पे क्या है कि 25 बच्चों पे एक टीचर है। तो ये इन्होंने एक स्टैंडर्ड रखा है। अब तीसरी चीज क्या है कि इन्होंने ये प्रपोज किया है कि हम भाई हर स्कूल, हर पब्लिक लाइब्रेरी जो होगी, पब्लिक स्कूल्स होंगे, वहां पे एक डिजिटल लाइब्रेरी तैयार करेंगे। डिजिटल लाइब्रेरी क्या होता है? मतलब कि आपकी जो सारी पढ़ाई से रिलेटेड चीजें, जो इन्फॉर्मेशन होगी, बुक्स होंगी, वो आपको कंप्यूटर पे एक जगह मिल जाया करेंगी। तो ये हमारी डिजिटल लाइब्रेरी का कंसेप्ट है। उसके बाद इन्होंने एक और कंसेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है जिसको हम बोलेंगे पीयर ट्यूटरिंग और वॉलंटियर एक्टिविटीज। यानी कि पीयर ट्यूटरिंग मतलब क्या होगा? पीयर ट्यूटरिंग मतलब ये होगा कि आपके साथ वाले, सपोज करिए कि 10 बच्चों की क्लास है, या आपकी ऊंची क्लास वाला कोई और है, आपसे अपर क्लास में कोई और है, अगर उसको लग रहा है कि वो पढ़ा सकता है या पढ़ा सकती हैं, तो वो अपने साथ वालों को पढ़ा देंगे या अपन से एक छोटी क्लास वाले को पढ़ा देंगे। वहीं एक वॉलंटियर एक्टिविटीज है, और वॉलंटियर एक्टिविटीज में क्या होगा कि सपोज करिए कि आप अभी किसी भी प्रोफेशन में हो, टीचर नहीं है तो मान लिया आप लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन आपका मन है किसी को पढ़ाने का, तो आप एज ए खुद को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कि भाई मैं वॉलंटियरिंग करना चाहता हूं, मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं। तो एक नया इनोवेटिव मॉडल ये लोग तैयार कर रहे हैं इस पॉलिसी के अंदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो इन्होंने मॉडिफाई करी है या फिर चेंज करी है, कि जो हमारा पेडागोगिकल स्ट्रक्चर था अभी तक का, वो ये था कि 10+2, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया है कि 5+3+3+4। अब इन्होंने इसको कैसे डिवाइड किया है ये हमको जानना जरूरी है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये क्या है। तो इन्होंने 5 में तो क्या दिया है कि फाउंडेशनल कोर्स में क्या होगा कि 3 ईयर्स ऑफ द प्री स्कूल, यानी कि स्कूल में आने से पहले जो 3 साल होते हैं, कौन से? नर्सरी, KG1, KG2, जिसमें आपको प्लेइंग एक्टिविटीज सिखाई जाती हैं, प्लस आपकी क्लास 1 और 2। तो आपका नर्सरी, KG1, KG2, क्लास 1 और 2, तो ये आपकी क्या हो गया? फाउंडेशनल ईयर्स हो गए, जिसको हम 5 बोलेंगे। तो 5 साल आपके यहाँ चले गए। अब बचा आपका क्या? 3+3+4। तो 3 में ये लोग प्रिपरेटरी क्लासेस, जिनको हमने अभी डिस्कस किया था शुरुआती में, बाल वाटिका। तो प्रिपरेटरी क्लासेस में क्या रहेगा कि क्लास 3 से लेके 5 प्लस मिडिल में 6 से लेके 8 तक, मतलब इन शॉर्ट आपका क्लास 3 से लेके 8 तक का आपकी प्रिपरेटरी क्लासेस रहेंगी। उसके बाद आपका हाई स्कूल आ जाएगा, जिसमें आप 9 से लेके 12 तक की आप रहेगा। तो प्रिपरेटरी क्लासेस में आपका 3+3 दो जगह हो गया, कि एक तो क्लास 3 से लेके 5 तक, फिर क्लास 6 से लेके 8 तक। उसके बाद आपकी हाई स्कूल यानी कि 9 से लेके 12 तक, तो ये आपका 4 हो गया। यानी कि 5 फाउंडेशनल में 5, प्रिपरेटरी में जो 3+3 है 2 दिया है ये, और हाई स्कूल में 4 यानी कि 9 से लेकर 12 तक। लेकिन इन्होंने हाई स्कूल को 2 फेजेस में बांटा है, तो वो हम देखेंगे कि क्लास 9th और 10th जो होगा वो फर्स्ट फेज होगा, और 11th और 12th जो होगा वो उसका सेकेंड फेज होगा। अब यहां पे हम लैंग्वेज की बात करते हैं, तो इन्होंने बोला कि भाई क्लास 5th तक मदर टंग एज ए मीडियम रखेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है, ताकि हमारे यहाँ जैसे काफी ट्राइबल्स हैं जो कि एजुकेट नहीं हो पाते हैं जस्ट बिकॉज कि उनकी मदर टंग में नहीं पढ़ाया जाता। जैसे हमारे आप गोंड ट्राइब ले लीजिए, या फिर आप भील ले लीजिए, और भी बहुत सारे ट्राइब्स हैं, तो वो इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि जो शुरुआती की एज होती है उसमें उनका वो मीडियम नहीं रहता है। तो इससे एक इंक्लूसिवनेस आएगी हमारे एजुकेशन में। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जो हम इसका लेटर क्रिटिसिज्म में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद क्या है कि इन्होंने टीचर एजुकेशन पे फोकस किया है कि भाई आपका बाय 2030 जो मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन होगी किसी टीचर के लिए वो आपकी B.Ed होगी,
जो कि 4 साल का कोर्स होगा आपका। उसके बाद हाँ, जो हम बात की इंटीग्रेटेड बीए डिग्री होगी, आपकी बीएड डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद सबसे जो इस पॉलिसी की खास बात है कि इन्होंने जो आपकी लोकल नॉलेज है, लोकल नॉलेज की, जैसे अगर आप पहाड़ों में जाएंगे या ट्राइबल एरियाज में जाएंगे तो उनके पास काफी लोकल नॉलेजेस होती हैं, चाहे वो मेडिसिन से रिलेटेड हो या फिर किसी चीज के मतलब एग्रीकल्चर से, कल्टीवेशन से रिलेटेड हो। तो इन चीजों को हम ये लोग इस पॉलिसी में प्रमोट करने की बात प्रपोजल रखा गया है। और इसके लिए एक स्पेशलाइज इंस्ट्रक्टर भी रखा जाएगा हर सब्जेक्ट के लिए स्कूल्स में, ताकि वो उनको सिखा सके कि ट्रेडिशनल लोकल आर्ट क्या है, वोकेशनल क्राफ्ट क्या है, एग्रीकल्चर, मतलब अलग अलग तरीके होते हैं ट्राइब्स में एग्रीकल्चर के, तो वो इसमें सिखाए जाएंगे, जो कि हमारी लोकल नॉलेज, हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रमोट करेगा। और इससे क्या होगा कि हम अपनी लोकल नॉलेज और इसको प्रिजर्व भी कर पाएंगे। और फिर अब क्या है कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी भी सेटअप करने की बात की गई है, जो कि स्टेट वाइड होगी, मतलब हर स्टेट की अलग होगी, या फिर यूनियन टेरिटरी है तो उसकी अलग होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। तो ये क्या देखेगी, ये देखेगी कि जो स्कूल्स फंक्शन कर रहे हैं स्टेट में या यूनियन टेरिटरीज में, वो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और एट द एंड इनका एम ये है कि इनको अपना जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, हमको हमारा बढ़ाना है, जो कि जो 2 करोड़ बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हो चुके हैं या निकल चुके हैं, हमको उनको वापस मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लाना है। अब हम बात करेंगे कि इस पॉलिसी में डिजिटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में कैसे इम्बाइब करने की कोशिश इन्होंने की है, या प्रपोजल जो रखा हुआ है, हम उसकी बात करेंगे। तो पहली चीज तो क्या है कि इन्होंने कहा कि जो डिजिटल ऑफरिंग, डिजिटल यानी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, या फिर जैसे कि आजकल जैसे कि कोरोना के आने के चक्कर में इसका इंपॉर्टेंस और बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि बच्चे मोबाइल से पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं। तो यही एक बेस्ट एग्जांपल है कि दिस इज द डिजिटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन जो है वो लैपटॉप से करी जा रही है, मोबाइल से की जा रही है। टीवी पे भी काफी चैनल, जैसे स्वयं प्रभा करके एक चैनल है जो आपको एजुकेट करता है चीजों को लेके, आपकी बेसिक एजुकेशन जो है उसको लेके एजुकेट करता है। तो अब हम बात करेंगे कि इसमें इन्होंने एक नई ऑटोनॉमस बॉडी इंट्रोड्यूस करी है, जिसको हम बोलेंगे नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है और जिसका पर्पस, इसको बनाया इसलिए गया है ताकि आइडियाज एक्सचेंज करें कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करना है लर्निंग पर्पस के लिए, असेसमेंट के लिए, प्लानिंग के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो ये एक नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम बनाया गया है। इसमें ये चीजें डिस्कस, मतलब इसका ये फंक्शन होगा। अब दूसरी चीज क्या है कि ये प्रपोजल है कि एक डेडिकेटेड यूनिट बनाई जाएगी मिनिस्ट्री के अंदर, जिसका काम क्या होगा, उसका इस यूनिट का काम ये होगा, यूनिट यानी कि एक ग्रुप या फिर एक डिपार्टमेंट कह सकते हैं आप, तो वो बनाया जाएगा। और जिसका मेन फोकस या मेन काम क्या होगा, ये वो काम होगा कि वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, कंटेंट डेवलप करेगी और कैपेसिटी बिल्डिंग करेगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो टेक्नोलॉजी का फायदा उठा के उससे अपने आप को एजुकेट कर सकें। फिर हम बात करेंगे कि एक नया इन्होंने उसमें डाला है, हमारी जो पॉलिसी है इसमें इन्होंने एक नया सेक्शन डाला है जिसका नाम है डिजिटल एजुकेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप टेक्नोलॉजी तो प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन जब तक आप उसको यूज करना नहीं सिखाएंगे, जब तक आप उसको लोगों को ये एजुकेट नहीं करेंगे कि उसको यूज कैसे करना है, तब तक कोई फायदा ही नहीं है। तो इसलिए एक नया सेक्शन या नया एक आप कह सकते हैं कि एक चैप्टर है इसमें हमारी पॉलिसी में, जिसका नाम है डिजिटल एजुकेशन, ताकि ये जो एजुकेशन है ये सब तक पहुंच सके, सब इसका भरपूर इस्तेमाल कर सकें, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, जैसा भी हो, एक किसी पिछड़े इलाके में रहता हो या किसी बड़े शहर में रहता हो। तो इसका मेन पर्पज ये है कि सब इस टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर सकें खुद को एजुकेट करने के लिए। फिर टीचरों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे उनको ऑनलाइन चीज़ों को पढ़ाना है, कैसे बच्चों तक अपनी लेसन्स पहुंचाने हैं। तो इससे क्या होगा कि जो डिजिटल डिवाइड है अमीर गरीब के बीच में, या फिर रीजन्स के, कि कोई पिछड़ा एरिया है, कोई सा डेवलप्ड एरिया है,
तो इसमें जो डिजिटल डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड यानी कि कोई एक्सेस कर पा रहा है इंटरनेट को या फिर टेक्नोलॉजी को, कोई एक्सेस नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए टीचर्स को ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो सब तक ये चीज पहुंचा सकें, चाहे वो एक कोई पिछड़ा या कोई अंडर डेवलप्ड एरिया हो या डेवलप्ड एरिया हो, ताकि सब, या गरीब हो या अमीर हो, सब उस चीज को एक्सेस कर सकें, ताकि ये जो डिजिटल डिवाइड है ये खत्म हो जाए। उसके बाद कंटेंट जो है एजुकेशन से रिलेटेड, आपकी जो भी एजुकेशन स्टडीज है उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है उसको रीजनल लैंग्वेजेस में डेवलप किया जाएगा। ई कंटेंट डेवलप किया जाएगा रीजनल लैंग्वेजेस, जैसे कि आप, जैसे हमारे यहाँ हिंदी है, अगर आप साउथ में जाएंगे तो तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, या ऊपर कश्मीरी है, या संथली, डोगरी, बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस हैं। तो इनका रीजनल जो कंटेंट है एजुकेशन का उसको रीजनल लैंग्वेज में तैयार किया जाएगा। अब डिजिटल लाइब्रेरीज, जैसे हमने बात करा था कि डिजिटल लाइब्रेरीज भी सेटअप करने की बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि लैपटॉप है, सब कुछ उसी में है, आपको उससे पढ़ना है। तो ये हमारी डिजिटल लाइब्रेरी का कंसेप्ट है। अब लैंग्वेज इशू पे हम बात करते हैं कि लैंग्वेज का क्या इशू है। तो लैंग्वेज में क्या है कि पहले जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन्होंने प्रपोज किया था हमारी गवर्नमेंट ने, इसको उसमें क्या हिंदी मैंडेटरी रखा गया था। तो जो हिंदी था उसको अब ड्रॉप आउट कर दिया गया है कि वो मैंडेटरी नहीं है, आपको 2 कोई लैंग्वेजेस तो लेनी ही पड़ेंगी जो इंडिया की हो, जिसमें से इंग्लिश को हटा दिया गया है। मतलब इंग्लिश को एज ए इंडियन लैंग्वेज नहीं माना गया है, नहीं लिया गया है। बाकी आप कोई भी 2 इंडियन आपको लैंग्वेजेस लेनी, कोई भी 2 इंडियन आप लैंग्वेज ले सकते हैं, प्लस तीसरी आप इंग्लिश लेंगे ही, मतलब ऑब्वियस तो नहीं, बट हाँ मोस्टली लोग ऐसा ही करेंगे। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया। फिर एक और इन्होंने इंस्टीट्यूट प्रपोज किया है जिसको हम बोलेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, जिसका काम यही होगा कि वो अलग अलग लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करेगा और कोई भी पुरानी कोई ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको इंटरप्रेट करेगा, या फिर कोई दूसरी लैंग्वेज में कोई डॉक्यूमेंट है या कोई भी रिसर्च या कोई स्टडी है उसको दूसरी लैंग्वेज में और इंटरप्रेट करेगा, ट्रांसलेट करेगा, ताकि वो सबके लिए एक्सेसिबल हो। फिर संस्कृत जो है, संस्कृत को एज ए ऑप्शन ऑफर किया गया है सारे लेवल पे, स्कूल में और हायर एजुकेशन में। तो अगर ऑप्शन दिया गया है, मतलब आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है ये आपके ऊपर है, लेकिन ये आपके लिए अवेलेबल रहेगी स्कूल में और आपके हायर एजुकेशन में भी। अब फॉरेन लैंग्वेज भी ऑफर की गई है हमारे सेकेंडरी लेवल पे, यानी कि आपके 8th 9th के बाद जो है आपकी आप कोई भी फॉरेन लैंग्वेज को एडॉप्ट कर सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं अपने स्कूल टाइम से ही। तो ये भी अभी काफी इशू में है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो ओरिजिनल ड्राफ्ट पॉलिसी की गई थी उसमें मैंड्रिन यानी कि चाइनीज लैंग्वेज जो थी वो इंक्लूडेड थी, लेकिन अब ये जो लैंग्वेज है, ये इस जो ओरिजिनल पॉलिसी अभी आउट हुई है, तो इसमें ये जो लैंग्वेज है इसको हटा दिया गया है। तो इसको लेके काफी थोड़ा इशू है, मतलब गवर्नमेंट्स के बीच में और चाइना और इंडिया के बीच में। अब लेट्स सी आगे क्या होता है। तो ये कि अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी हायर एजुकेशन में ये पॉलिसी क्या लेके आई है, और इन टोटल हम डिस्कस करेंगे कि इस पॉलिसी में क्या क्या क्रिटिसिज्म है, क्या क्या कमियां हैं जो देखी जा रही हैं। तो थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।